Hello everyone, my name is Kritika and I'm welcoming you all back on our education platform. So for today we have a new topic that is called as idioms. So what are idioms? Idioms क्या होते हैं जैसे हम हिंदी में कहते हैं मुहावरे, इंग्लिश में इसका सबटाइटल होता है idioms and phrases. So what are idioms and phrases? हमारे ये सुनते ही पहले मन में एक क्वेश्चन आता है, what are actually idioms and phrases? See, idioms मतलब क्या होता है, कई बार to taunt someone या फिर हम कोई सिचुएशन को हम जब शॉर्ट में बताना चाहते हैं, ठीक है, कोई बड़ी सिचुएशन है उसको हम नटशेल में शॉर्ट में बताना चाहते हैं, उसके लिए कई हम वर्ड्स यूज करते हैं जिनका मतलब मोस्टली सबको पता होता है और वो समझ जाते हैं इनडायरेक्टली कि हम क्या कहना चाह रहे थे, ठीक है। ऐसे वर्ड्स को क्या कहते हैं, हम इडियम्स कहते हैं एंड फ्रेजेस भी कहते हैं। कई बार ये सिंगल सिर्फ एक कुछ वर्ड्स ही होते हैं, कुछ स्पेलिंग्स ही होती हैं, कई बार ये एक सेंटेंस भी होता है, ठीक है। सो आज हम वही करने वाले हैं, कुछ हमारे पास इडियम्स एंड फ्रेजेस के कुछ क्वेश्चंस हैं, हम उनको सॉल्व करेंगे विद देयर मीनिंग्स, ओके। आई होप यू ऑल आर हैविंग योर पेन एंड पेंसिल विथ you all are noting down it with me and we are solving it together, right? Or what you can do when we try to solve a question, आंसर बताने से पहले you can pause the video and you can mug up your answer or you can murmur your answer inside your heart, okay, and then we will cross check it. Okay, so we'll start from the question number 1. Let's see the question. That is, select the option that means the same as the given idiom. इसका मतलब है ऑप्शंस देखो और पता लगाओ कि कौन से इडियम मतलब जो कौन सा क्वेश्चन है उसका मतलब चार ऑप्शन में से सही है या वही है जो हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। चलो हम देखते हैं। पहला है टू पे थ्रू द नोज। दैट मीन्स क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, टू पे अमाउंट, अ सम ऑफ अमाउंट टू पे इट एक्सेसिवली, मतलब कि इतना पे करना जितना रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। टू पे मोर देन रिक्वायर्ड, ठीक है, जितना हमें पे करना होता है, ठीक है, उससे ज़्यादा हम पे कर देते हैं, वो इसका मतलब होता है, ठीक है। वो ये मैंने आपको शॉर्ट में बताया है। एग्जैक्ट अकॉर्डिंग टू इडियम क्या होगा वो अभी हम ऑप्शन देख के डिस्कस करते हैं। पहला है टू पे विलिंगली, मतलब अपनी इच्छा से खुद से पे करना, ठीक है, खुद से पैसे देना। बी टू पे एक्सेसली, वही हो गया ऑप्शन का जो मैंने मतलब बताया, जो आपको मोर देन रिक्वायर्ड, आपने उससे ज़्यादा पे कर दिया, ठीक है। सी टू पे इजीली, मतलब कि आसानी से पे करना। टू पे रेल्युकेंटली, मतलब पे करना अमाउंट को रेल्युकेंट, इन अ रेल्युकेंट वे, ठीक है। चार ऑप्शन है तो पे टू पे थ्रू द नोज, इसका राइट ऑप्शन क्या है, टू पे एक्सेसिवली, राइट, तो हम उसको यहाँ पे टिक कर देंगे, हमें हमारा आंसर मिल गया, राइट, एंड वी विल नोट इट डाउन हियर। टू पे यस, अंडरस्टूड एवरीवन, वेरी गुड, समझ आ गया क्या फॉर्मेट है, हम कैसे सब क्वेश्चन आगे के सॉल्व करने वाले हैं, हम उसका मीनिंग समझने वाले हैं, फिर चारों ऑप्शन में से जो मीनिंग एग्जैक्ट मीन करता है उसको हम टिक करने वाले हैं, उसको हम अप्लाई करने वाले हैं, ओके, थैंक यू। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। Select the option that means the same as the given idiom. To jump on the bandwagon. इसका मतलब क्या होता है, इसका एक्चुअल में मतलब होता है, हमें घर पे कहा जाता है ना, कुछ भी ट्रेंड आता है, कुछ भी फैशन आता है, हम वो सेम चीज करने लग जाते हैं, राइट, हम उस सेम चीज को फॉलो करने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लाइक आई गिव यू एन एग्जाम्पल, व्हेन देयर वाज टिकटॉक इन इंडिया, ठीक है, आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल फ्रॉम द यूथ जिससे आप इजिली रिलेट कर सको, ठीक है। जब देयर वॉज अ टिकटॉक इन इंडिया तब क्या होता था, सब उस ट्रेंड को फॉलो करने लग जाते थे, जो भी कोई एक पर्टिकुलर पे वीडियो बनता था। अब नाउ सेम गोज विद द इंस्टाग्राम पे रील्स बनती है, एक रील कोई फेमस हो जाती है, मतलब देयर आर टोटल लैक्स ऑफ रील, ठीक है, बट उनमें से जो कोई एक फेमस हो जाती है उसको ट्रेंड बन जाता है, उस पे सब रील बनाने लग जाते हैं, राइट।
सो कोई सॉन्ग फेमस होता है फॉर एग्जाम्पल, वो एक सॉन्ग फेमस वेदर इट इज नाइस और नॉट, हमें अच्छा लगे या ना लगे, पर वो हर जगह बजने लग जाता है, हमें वो ऐसे ही पसंद आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसको सब पसंद कर रहे हैं। तो टू जंप ऑन द बैंड वैगन मतलब वही होता है कि हम दूसरों को देख के हमें भी कोई चीज जो पॉपुलर है वो पसंद आ जाती है। ठीक है, अंडरस्टूड। टू फॉलो सम फैशन, इसका मतलब हम ऐसे लिखेंगे टू फॉलो फैशन, जो भी चीज़ फैशन में है उसे फॉलो करना, या कोई चीज़ जो पॉपुलर है, जो ट्रेंड में है, उसे फॉलो करना। ठीक है, ये इसका मीनिंग हो गया। अब हम 4 ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, टू फॉलो पॉपुलर ट्रेंड, मतलब कि कोई पॉपुलर जो ट्रेंड है उसे फॉलो करना। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, टू फॉल इनटू मिसफॉर्चून, मतलब कि कोई मिसफॉर्चून में फंस जाना, किसी बुरी सिचुएशन में कुछ बुरा हो जाना। ठीक है। सी, टू टेक ए कैलकुलेटेड रिस्क, कोई रिस्क लेना, पर उस रिस्क लेने से पहले उसको कैलकुलेट कर लेना कि हमें अगर इस सिचुएशन में लॉस होगा तो कितना होगा। ठीक है, हमें पता है लॉस होगा, पर उसको हम पर्पसली ले रहे हैं। वाई? बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक एट दैट मोमेंट, राइट। नाउ ऑप्शन नंबर 4, दैट इज टू रन आफ्टर द अनअचीवेबल, कोई ऐसी चीज जो अनअचीवेबल है उसके पीछे रन करना। ठीक है, ये हमारे चारों ऑप्शन हो गए। तो टू जंप ऑन द बैंड वैगन मतलब टू फॉलो अ फैशन, ठीक है, और पॉपुलर ट्रेंड। तो चारों ऑप्शन में से वो कौन सा मीन कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए मीन कर रहा है, राइट, टू फॉलो पॉपुलर ट्रेंड ना। तो व्हाट वी विल डू, हम उसको टिक कर देंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे जो कि है टू फॉलो पॉपुलर ट्रेंड्स। समझ आ गया? ओके, नाउ मूविंग फर्दर टू द क्वेश्चन नंबर 3. Select the option that means the same as the given idiom. ठीक है, हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है? इन अ नटशेल। हम कहते हैं ना, कोई हमें बहुत बड़ी स्टोरी सुना रहा होता है, ये तो हम इडियम यूज करते हैं मोस्टली। कोई हमें अपनी स्टोरी सुना रहा हो, कोई हमें अपने कोई बात बता रहा हो, तो हम कहते हैं ना, प्लीज टेल इन नटशेल आई एम हरी। या फिर आपको कभी कोई आप इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, कहीं जाना और आपको बैंक से कॉल आता है, ठीक है, फ्रॉम एनी टेली कॉलर, ठीक है, तो आप यही कहते हो ना उनको, प्लीज वो बहुत डिटेल में बताने लगे, अगर वो टाइम लेने लग जाए अगर, तो आप क्या कहते हो? प्लीज जल्दी जल्दी में बताओ, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे जल्दी है, तो आप मुझे थोड़ा शॉर्ट में बताओ। उस सिचुएशन को क्या कहेंगे? प्लीज टेल मी समथिंग इन अ नटशेल, ठीक है। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो आप अगर अपना डेली कम्युनिकेशन में भी यूज करो, आपकी वोकेबलरी कैसी लगेगी? हाई स्टैंडर्ड वोकेबलरी लगेगी, अगर आप इन वर्ड्स को अपनी डेली इंग्लिश कन्वर्सेशन में भी यूज करते हो। वेदर आप हिंदी में भी बात करते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कुछ सिचुएशन के लिए अगर आप उनको बात कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप फोन पे, वो आपसे लंबा कन्वर्सेशन करना चाह रहे हैं, आप जल्दी में है, तो आप क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं ना, प्लीज आप थोड़ा नटशेल में बता दो, राइट। सो नटशेल का मतलब क्या होता है? इन ब्रीफ, मतलब कि इन शॉर्ट, ठीक है। तो नटशेल का मतलब क्या होता है? इन शॉर्ट, ठीक है, समझ आ गया। अब हम चारों ऑप्शन देखते हैं, हमें क्या दिया है। ए है इन डिस्कशन, मतलब कि कोई चीज डिस्कस करना। बी इन राइटिंग, मतलब कि इन रिटन। सी इन डिटेल, मतलब कि लंबा चौड़ा बताना डिटेल में। एंड डी इन ब्रीफ, मतलब कि शॉर्ट में बताना, बड़ी सी चीज को संदर्भ कर देना, छोटा कर देना, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा राइट? ऑप्शन नंबर डी है। तो व्हाट वी विल डू, हम उसको टिक कर देंगे। ओके, understood everyone? Very good. Now we will move to the question number 4. Select the option that means the same as the given idiom, to keep an eye on. To keep an eye on मतलब क्या होता है? किसी पर नजर रखना, ठीक है। कहते हैं ना, हम किसी पे नजर रखनी होती है, किसका ध्यान रखना होता है, कोई कुछ गलत ना कर ले, या छोटा बच्चा होता है, उसकी मदर क्या रखती है? उसके ऊपर नजर रखती है, राइट, बच्चा इधर उधर ना चला जाए, यस, कुछ मिस हैपनिंग ना हो जाए। तो इट इज फॉर द पॉजिटिव सिचुएशंस ऑल्सो, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? टू कीप एन आई ऑन। टू कीप एन आई ऑन का मतलब क्या होता है? किसी पर क्या रखना? ध्यान रखना, ठीक है। टू keep
अ वॉच ऑन, घड़ी रखना नहीं, वॉच मतलब टू कीप अ वॉच ऑन, मतलब किसी पर अपना ध्यान रखना, ठीक है। अब हम चारों ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है टू कीप अ वॉच, अरे वाह, ये तो हमारा एग्जैक्ट मीनिंग से मैच कर गया, राइट। हमने क्या लिखा, टू कीप अ वॉच ऑन, और फर्स्ट ऑप्शन क्या है, टू कीप अ वॉच, मतलब ध्यान रखना। सेकेंड, टू बी कॉशियस, मतलब कि किसी चीज को लेकर के कॉशियस रहना, थोड़ा सतर्क रहना, ठीक है। सी, टू फॉलो, फॉलो मतलब किसी को फॉलो करना, किसी का पीछा करना। डी, स्टेयर, टू स्टेयर मतलब किसी के ऊपर किसी को घूरना, ठीक है, टू हैव अ कंटिन्यू वॉच ओवर समवन। तो टू ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन है हमें पता चल गया, ऑप्शन नंबर ए है, राइट। हमने इसको टिक कर दिया। यस एवरीवन, अंडरस्टूड, वेरी गुड। नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5. C. Select the most appropriate meaning of the given idiom cutting corners. कटिंग कॉर्नर्स मतलब क्या होता है, कोई ऐसे लोग जो बहुत पैसा बनाते हैं, पैसे बनाने को लेकर के लालची होते हैं थोड़ा, ठीक है, या जो बहुत पैसे कमाते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई ग्रुप में ही हमारे फ्रेंड सर्कल में ही है, ठीक है, समवन हु इज ऑलवेज वर्किंग, ठीक है, हम उसको मजाक मजाक में कहते ही है ना, वाई यू आर कटिंग सो मच ऑफ कॉर्नर्स, राइट। उसका मतलब क्या होता है, ये होता है तुम कितना पैसा बनाओगे, ठीक है, तुम क्यों इतना पैसा बना रहे हो, ये इसका मतलब होता है, ठीक है। ओके ओके, कटिंग कॉर्नर मतलब इसका एग्जैक्ट हिंदी नहीं लेना है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि कोई कॉर्नर्स है उनको कट कर रहा है, इसका मतलब होता है कोई ऐसा इंसान जो बहुत पैसे बना रहा होता है। अब हम ऑप्शन देखते हैं चारों। ए है स्पेंडिंग टू मच मनी, मतलब बहुत पैसे खर्च करना, ये तो उल्टा हो गया। बी सेविंग मनी, मतलब बहुत पैसे बचाना। सी मेकिंग मनी, मतलब बहुत पैसे बनाना, बहुत पैसे कमाना, राइट। एंड डी लेंडिंग मतलब लेंडिंग मनी, मतलब किसी से पैसे लेंड करना, किसी से पैसे उधार लेना, ठीक है। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा है, मेकिंग मनी है, राइट। कटिंग कॉर्नर्स मतलब मैंने आपको क्या बताया, जब कोई बहुत पैसे बनाता है, बहुत पैसे कमाता है, यस, तो हम उसको टिक कर देंगे और यहाँ पे हम नोट कर देंगे मेकिंग मनी, MEKING, मेकिंग, MONEY, making money. Understood everyone? Very good. Now we will move further to the question number 6. Select the most appropriate meaning of the given idiom a blessing in disguise. अब ब्लेसिंग इन डिस्कस मतलब कि ऐसी सिचुएशन में हमें ब्लेसिंग मिल जाती है जब हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल समवन इज ऑन द ट्रैक, ठीक है, ट्रैक पे गए हैं वो लोग और जंगल में खो गए हैं, ठीक है, दे गॉट लॉस्ट इन द जंगल। खो जाने के बाद में वो परेशान हो जाते हैं, अंधेरा हो जाता है, डरावनी सिचुएशन हो जाती है, ठीक है, जानवरों का डर होता है, अकेले होने का डर होता है। बट व्हाट हैपेंस जब आपको कोई जंगल में घर दिख जाता है, या जंगल आपको ऐसा लगता है आप किसी कॉर्नर पे आ गए और दूर आपको शहर दिख रहा है पहाड़ों के नीचे, वो सिचुएशन क्या होगी जब आपको ऐसा एक रे ऑफ होप दिख जाती है, ठीक है, आपको एक रे ऑफ बहुत सारा कठिन बुरी सिचुएशंस के बाद में आपको एक खुशी का जब सिचुएशन मिल जाता है, जब आप बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं हो, आपको लग रहा था कि अभी तो मुझे बहुत दिन भूखे रहना पड़ेगा, बहुत दिन प्यासे जंगल में रहना पड़ेगा, पर वहीं आपको अगले कॉर्नर पे जाके आपको बस्ती दिख जाती है, ठीक है, नया शहर दिख जाता है, तो वो क्या है आपके लिए ब्लेसिंग है इन डिस्गस। ऐसी सिचुएशन में आपके लिए वो ब्लेसिंग है, यस, आपके लिए बहुत बड़ी एक अच्छी चीज है। उस ऐसी सिचुएशन में ऐसा कुछ होता है, अ रे ऑफ होप होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, अ ब्लेसिंग इन डिस्गस। ओके, अंडरस्टूड। चलो चारों ऑप्शन देखते हैं जो एग्जैक्ट मीन करते हैं। ए अ हिडन मिसफॉर्चून, मतलब कि छुपा हुआ कुछ बुरा हो जाना, मिसफॉर्चून हो जाना। बी अन अपेरेंट फॉर्चून, मतलब कुछ अच्छा होना। सी एन अपेरेंट ब्लेसिंग, मतलब एक ब्लेसिंग, भगवान का एक आशीर्वाद। एंड डी अ हिडन फेवर, मतलब एक हमारे लिए हिडन फेवर हो जाता है, ठीक है, व्हेन समथिंग हैपेंस व्हिच इज नॉट एक्सपेक्टेड। तो ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर डी है, राइट। हमने इसको टिक कर लिया और यहाँ पे हमने नोट कर दिया, ऑप्शन नंबर डी है अ हिडन फेवर, FAVOR,
VOUR. ठीक है, अंडरस्टूड, वेरी गुड. नाउ आई विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7th, which is select the most appropriate meaning of the given idiom get out of hand. Get out of hand मतलब ऐसा होता है, कोई इंसान, जब हम कहते हैं ना when there is a kid और when there is a student, वो जब टीनेजर एज में आ जाता है या फिर उसके कंटिन्यूसली स्कूल में मार्क्स कम आने लग जाते हैं, जो नेबर्स होते हैं, जो रिलेटिव्स होते हैं, उस बच्चे के लिए क्या कहते हैं, प्लीज अपने बच्चों को संभालो, वो हाथ से निकल रहा है. कहते हैं ना, हाथ से निकल रहा है मतलब कोई हाथ से थोड़ी एक्सट्रीमली एक्चुअली थोड़ी निकल रहा होता है, वो एक टर्म है, वो एक ईडियम है. यस, हिंदी में कहा जाता है ये तो हाथ से निकल रहा है मतलब वो आपके हाथ से अनकंट्रोलेबल हो रहा है, वो आपके हाथ से निकल जा रहा है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर रहे हो. ठीक है, वो चीज़ क्या होती है, गेट आउट ऑफ हैंड होती है वो सिचुएशन. ठीक है, मतलब समझ गए सब? यस, अंडरस्टूड द मीनिंग. अब हम इसके चारों ऑप्शन देखेंगे. ए है एप्रिशिएबल मतलब किसी को एप्रिशिएट करना. बी है अनकंट्रोलेबल मतलब कोई इंसान जो कंट्रोल से बाहर हो जाता है, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं. एग्जैक्टली वही जो मैंने आपको मतलब समझाया. यस, चलो सी ऑप्शन देखते हैं. मैनेजेबल मतलब कोई भी चीज़ जो मैनेज की जा सकती है. डी कंट्रोलेबल मतलब किसी को हम कंट्रोल कर सकते हैं. तो ए बी सी डी जो मैंने आपको एक सिचुएशन एक्सप्लेन की, राइट, उससे प्रॉपर कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर बी कर रहा है ना. हम इसको क्या करेंगे, टिक कर देंगे, क्योंकि हमारा गेट आउट ऑफ हैंड का आंसर होगा अनकंट्रोलेबल. UNCONTROBLE. ठीक है, UNCONTROLLABLE. अनकंट्रोलेबल. ठीक है, अंडरस्टूड? यस, वेरी गुड. नाउ आई विल टेक यू ऑन द क्वेश्चन नंबर 8. Select the most appropriate meaning of the given idiom to hold your horses. कोई इंसान जब जल्दी में होता है, ठीक है, बहुत घाई कर रहा होता है हर चीज़ की, हम क्या कहते हैं उसको, थोड़ा सब्र रखो. येस, टू होल्ड योर हॉर्सेस, इतना जल्दी जल्दी कोई भी चीज़ मत करो, क्या पता कुछ गड़बड़ हो जाए, राइट. तो अब क्या कहा जाता है, टू कंट्रोल हॉर्सेस या टू होल्ड योर हॉर्सेस. तुम अपने आप को, अपने घोड़ों को एक बार काबू में करो, उनको स्लो रखो, राइट. वो क्या होता है, ये एग्जाम्पल क्या है, ऐसी सिचुएशन का मीनिंग है जो है टू होल्ड योर हॉर्सेस. अंडरस्टूड एवरीवन? यस. चलो अब हम ऑप्शन देखते हैं. ऑप्शन नंबर ए है टू कंट्रोल हॉर्सेस मतलब घोड़ों को कंट्रोल करना. अब इस इडियम और फ्रेज का डायरेक्ट रिलेशन घोड़ों से नहीं है. यस, घोड़ों से उनका कुछ मतलब नहीं है. हम उनकी बात कर रहे हैं हमारी ह्यूमन के सिचुएशंस में. हॉर्सेस मतलब घोड़ों की तरह जल्दी मत करो. यस, हॉर्सेस को किससे जाना चाहता है, वाई, बिकॉज दे रन वेरी फास्ट. इसलिए कहा जाता है कि तुम घोड़ों की दौड़ में मत दौड़ो, इतना जल्दी जल्दी कोई काम मत करो. इसका रिलेशन कोई रियल में, एक्चुअल में घोड़ों से नहीं है. ठीक है, तो ये तो नहीं होगा. बी, टू हैव पेशेंस. यस, क्या कहा जाता है, टू होल्ड योर हॉर्सेस मतलब थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा सब्र रखो. यस, सिचुएशन का इंतजार करो. सी, टू बी टू क्विक मतलब इतनी जल्दी करना, बहुत जल्दी जल्दी कोई काम करना. सी, डी, टू बी एक्साइटेड बहुत उत्साहित होना. तो ए बी सी डी एग्जैक्ट मीनिंग कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है ना. क्या होना, पेशेंस होना. ठीक है, तो हम उसको यहाँ टिक कर देंगे और नोट कर देंगे टू हैव. ऑप्शन नंबर सी टिक कर, बी टिक कर दिया सबने. यस, अब चलो लिख दो टू हैव पेशेंस. PATIENCE. ठीक है, पेशेंस. अंडरस्टूड एवरीवन? वेरी गुड. अब हम कौन से क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 9 पे आएंगे, जो कि है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज द गिवन इडियम. ठीक है, क्या क्वेश्चन है, लाइक अ केक वॉक. ये कब कहा जाता है, जब कोई केक का मतलब, अगर आप अज्यूम करो केक को, केक का जो सरफेस होता है वो बहुत स्मूथ होता है, कोई उस पर वॉक करे तो बहुत इजीली वॉक कर पाएगा, राइट.
तो लाइक अ केक वॉक मतलब यहाँ पे केक पे वॉक करना नहीं है, बट उस चीज़ से हम ये समझ सकते हैं कोई चीज़ जब किसी के लिए आसान हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल कोई पेंटर है, उसके लिए पोर्ट्रेट बनाना क्या है, इट्स लाइक केक वॉक फॉर देम, उनके लिए पोर्ट्रेट बनाना बहुत आसान है। बट अगर कोई मुझे बोल दे, कोई आपको बोल दे कि आप हमारा पोर्ट्रेट बनाओ, क्या वो हमसे बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। हमारे लिए तो बहुत वो चीज़ बहुत मुश्किल है, राइट? वो क्या है? लाइक अ केक वॉक is it's making a portrait is like a cakewalk. For whom? For a painter, but not for me, right? So this is what it refers to, extremely easy या बहुत आसान कोई चीज होना। ठीक है, समझ आ गया? वो होता है like a cakewalk का मतलब कोई चीज बहुत इजीली यूं चुटकी में जो कोई काम कर सकता है। ठीक है, अब हम चारों ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है नॉट टू इजी, मतलब कि आसान नहीं होना, ये एग्जैक्ट उल्टा हो गया। यस। बी क्वाइट डिफिकल्ट, मतलब बहुत मुश्किल होना। सी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, बहुत ज़्यादा मुश्किल होना। एंड डी एक्सट्रीमली इजी, मतलब बहुत आसान होना। ए बी सी डी, व्हाट डू यू थिंक इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस? ऑप्शन नंबर डी। यस, बहुत आसान होना, एक्सट्रीमली इजी। हमने क्या किया? इसको टिक किया ऑप्शन नंबर डी को। यस, और यहाँ पे हम लिख देंगे लाइक अ केक वॉक मतलब एक्सट्रीमली, EXTREMELY, ओके, एक्सट्रीमली EASY, एक्सट्रीमली इजी। ओके, समझ आ गया? वेरी गुड। अभी हम 20th क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज द गिवन इडियम टू बी अंडर द वेदर। टू बी अंडर द वेदर मतलब कोई ऐसा वेदर हो जाता है, ठीक है, जो हमें सूटेबल नहीं होता है। कभी फॉर एग्जाम्पल हमेशा गर्मी पड़ती है, अचानक से ठंड हो गई या अचानक से बारिश हो गई, ठीक है, वो वेदर हमें क्या करेगा? नुकसान करेगा हमारे लिए। वो बारिश का कारण, बारिश का जो भी कारण हो हमारे लिए वो बीमारी का कारण हो जाएगा, हम उसके बाद में अच्छा फील नहीं करेंगे, राइट? तो यहाँ पे बताया गया है जब कोई इंसान अच्छा फील नहीं करता है, बीमार पड़ जाता है वेदर के कारण, ठीक है, वो क्या हो जाता है? टू बी अंडर द वेदर का मीनिंग होता है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। ए है टू फील वेरी कोल्ड, मतलब कि बहुत ठंडी लगना। बी टू नॉट फील वेल, मतलब कि अच्छा फील नहीं करना, ठीक है, कोई इलनेस होना। सी टू फील वेरी हॉट, मतलब कि बहुत गर्मी लगना। डी टू फील वेरी वेट, मतलब कि गीला फील करना। तो व्हाट डू यू थिंक इज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम ए बी सी डी? ऑप्शन नंबर बी, राइट? जो मैंने आपको मीनिंग एक्सप्लेन किया उससे, है ना? तो हमने इसको टिक कर दिया और यहाँ पे हम नोट करेंगे टू नॉट फील वेल, टू नॉट फील well. Yes, understood everyone? Very good. Now I will take you to the question number 11. Select the most appropriate meaning of the idiom to burn all bridges. मतलब कि जो भी हमारे मन में किसी के लिए कोई रिश्ता है, ठीक है, जो थोड़ा सा बचा है, पहले तो अनबन हो ही गई थी, अब फिर से अनबन हो गई है, हम उसके बाद क्या सोचते हैं कि अब हम सब कुछ खत्म कर देंगे, अब हम उस रिश्ते में कुछ भी नहीं रखेंगे, ठीक है। तो मतलब कोई रिलेशनशिप को, कोई भी किसी से भी हमारे रिश्ते को पूरी तरीके से खत्म कर देना, उसको क्या कहते हैं? टू बर्न ऑल ब्रिजेस। यस, समझ आ गया? चलो तब हम ऑप्शन देखते हैं। ए है टू चेज ऑल एनिमीज, मतलब कि सारे दुश्मनों को चेस करना। बी टू लाइट अ फायर, मतलब कि फायर में लाइट करना, फायर में कोई लाइट करना, कोई छोटी सी बात हो गई, ठीक है, उसको चिंगारी डालना, उसमें कहते हैं ना घी डालना, आग में घी डालना, उस ये भी एक इडियम ही होता है, टू लाइट अ फायर। सी टू डैमेज अ पाथ, किसी रास्ते को डैमेज करना। या डी टू डिस्ट्रॉय ऑल रिलेशंस, सारे रिश्तों को पूरी तरीके से ख़त्म कर देना। मैंने आपको यही बताया टू बर्न ऑल ब्रिजेस का मतलब, राइट? तो हम उसको ऑप्शन नंबर डी को क्या कर देंगे? टिक कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे टू बर्न ऑल ब्रिजेस का मतलब क्या होता है, इडियम का मतलब क्या होता है? टू डिस्ट्रॉय all relations, RELATIONS, ठीक है, relations,
समझ आ गया? यस, वेरी गुड. नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12, जो कि है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम स्टॉर्म इन अ टी कप. अगर आप इस एब्रीवेशन को, इस इडियम को प्रॉपरली समझें अगर आप, तो स्टॉर्म इन अ टी कप का मतलब क्या होता है? क्या होगा आपके अकॉर्डिंग? ऐसी जगह स्टॉर्म आना, छोटी सी बात पे, ठीक है, कोई छोटी सी बात पे, ठीक है, कोई छोटा सा इशू हो गया, उसके ऊपर बहुत बड़ा झगड़ा हो गया, उसके ऊपर तूफान आ गया. टी कप मतलब टी का कप कितना छोटा सा होता है, उसके अंदर स्टॉर्म आएगा, तो मतलब उससे आप समझ पा रहे हो, टी कप के अंदर स्टॉर्म आना, टी कप के अंदर छोटी सी बात पे बहुत बड़ा झगड़ा हो जाना, जो झगड़े के लायक नहीं होती है. ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन? समझ आ गया इसका मतलब? चलो अब हम चारों ऑप्शन देखते हैं. स्टॉर्म इन अ टी कप. नाउ वी विल सी द 4 ऑप्शंस. इसका मीनिंग या करेक्ट ऑप्शन तो वही होगा जो ये मीन करेगा कि छोटी सी बात पे बहुत बड़ा झगड़ा हो जाना. ठीक है, चलो देखते हैं कौन सा ऑप्शन ये मीन करता है. ए अ ग्रैंड गेट टुगेदर, मतलब कि एक बहुत बड़ा गेट टुगेदर, सबका मिलना. बी अ बिग फस ओवर अ स्मॉल इशू, मतलब कि कोई बहुत बड़ा झगड़ा होना छोटे से इशू पे, यस, छोटी सी बात पे. सी अ हाईली रिस्की बिजनेस, मतलब कि कोई हाईली रिस्क वाला बिजनेस. या स्मॉल, फोर्थ ऑप्शन अ स्टॉर्मी टी पार्टी, मतलब कि एक टी पार्टी जिसमें क्या हो गया, स्टॉर्म आ गया, तूफान आ गया. तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, राइट, जिसका है एक बड़ा सा झगड़ा छोटे से इशू पे. ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको टिक कर देंगे, राइट, एंड यहाँ पे हम नोट कर देंगे अ बिग फस ओवर अ स्मॉल इशू, ISSUE, इशू. यस, समझ आ गया? वेरी गुड. ठीक है, हमने बी ऑप्शन को टिक कर दिया और यहाँ पे मीनिंग नोट कर दिया. अब हम क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, जो कि है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम इन अ गिवन सेंटेंस. मतलब इस क्वेश्चन में क्या है, एक पूरा सेंटेंस दिया गया है, इसमें जो अंडरलाइन है वो क्या है, इडियम है, उसका हमें मतलब बताना है. ठीक है, माई व्यूज आर टोटली, मतलब मेरे विचार जो हैं वो पूरी तरीके से इन हार्मनी विथ माई ब्रदर्स व्यू, मतलब साथ में है. ठीक है, एक्सेप्टेंस में है, किसके, मेरे ब्रदर के व्यू से. मतलब जो मेरा भाई कह रहा है मैं उससे क्या हूँ, उचित हूँ, मैं उससे एग्री करता हूँ, मैं उसकी बात को एक्सेप्ट करता हूँ. ठीक है, ओके, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, ये इसका मीनिंग है. अब हम चारों ऑप्शन देखते हैं. ए है अकॉर्डिंग टू, मतलब कि उसके हिसाब से. बी इन फेवर ऑफ, मतलब कि उसके फेवर में. सी डिफरेंट फ्रॉम, मतलब उससे अलग. या डी इन एग्रीमेंट विथ, मतलब कि एग्री करता हूं मैं. तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा ना, एग्री कर रहे हैं, वही इन हार्मनी विथ का मतलब हुआ. यस, तो हम क्या करेंगे, इसको टिक कर देंगे और यहाँ पे इसका मीनिंग नोट कर देंगे. इन हार्मनी विथ का क्या होगा, इन AGREEMENT, इन एग्रीमेंट विथ. ठीक है, समझ आ गया? वेरी गुड. अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे. Select the most appropriate meaning of the given idiom born of contention. ठीक है, मतलब कि कोई चीज जो बहुत आसानी से, बहुत स्मूथली जा रही थी, उसमें एक हड्डी की फसाद हो गई. ठीक है, इसको क्या कहते हैं, एक झगड़े का कारण बन गया. पूरा काम बहुत अच्छे से चल रहा था, किसी से छोटी सी गड़बड़ हो गई, वो क्या हो गया, हमारे लिए झगड़े की फसाद हो गया, झगड़े का कारण हो गया. ठीक है, ये इसका मतलब होता है. चलो अब हम चारों ऑप्शन देखते हैं, जिसमें से कौन सा ऑप्शन एग्जैक्टली मीन करता है. वी विल सी दैट. फर्स्ट है अ कॉज ऑफ फेलियर, मतलब कॉज बनना, कारण बनना किसका, फेलियर का. बी अ मैटर ऑफ कंटेंटमेंट, मतलब कि मैटर बनना कंटेंटमेंट का. सी हाईली इरिटेबल पर्सन, मतलब कोई ऐसा पर्सन जो इरिटेट कर देता है. डी अ सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, मतलब झगड़े का कारण बनना. ठीक है, समझ आ गया? ये हमारे चार ऑप्शन हो गए.
ओके, ए बी सी डी, हम क्या करेंगे, डी ऑप्शन को जो है अ सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट मतलब झगड़े का कारण, उसको हम टिक कर देंगे और यहाँ पे हम क्या है नोट कर देंगे, अ सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट। ठीक है, समझ आ गया, वेरी गुड। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, जो कि है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम एट ड्रैगर्स ड्रॉन। इसका मतलब होता है, एट ड्रैगर्स ड्रॉन का मतलब होता है वेरी एंग्री, मतलब किसी से आप क्या हो, बहुत ज्यादा गुस्सा हो। ठीक है, क्या हो, किसी से आप बहुत ज्यादा गुस्सा हो, किसी से आप बहुत ज्यादा नाराज हो। ठीक है, वो क्या होता है, एट डैगर्स ड्रॉन। ठीक है, किसी से बहुत नाराज होना, उखड़े हुए रहना। ओके, चलो हम चारों ऑप्शन देखते हैं। ए बीइंग फैमिलियर मतलब किसी से जान पहचान होना, बी बीइंग हॉस्टाइल मतलब कि किसी से नाराज होना, किसी से गुस्सा होना। ठीक है, सी बीइंग फ्रेंडली मतलब किसी के साथ दोस्त रहना, डी बीइंग इरिटेटेड मतलब किसी से इरिटेट हो जाना। ठीक है, किसी से एंग्शियस हो जाना। ठीक है, तो चार ऑप्शन है हमारे। क्या बताया मैंने, इसका मतलब वेरी एंग्री जो क्या है, बीइंग हॉस्टाइल है। हॉस्टाइल वर्ड हमने कितनी बार सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स में पढ़ा था, राइट। आई टोल्ड यू ना, ये सब टॉपिक इंटर रिलेटेड है। इनके कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको रिलेटिवली सुनने को मिलेंगे, उनका मतलब आ गया तो आपके लिए बहुत आसान हो गया। फॉर एग्जाम्पल हॉस्टाइल ही हो गया, अगर हॉस्टाइल आपको वर्ड आपका सिनोनिम मालूम है तो आप उसका उल्टा एंटोनिम भी निकाल सकते हो, राइट। एंटोनिम भी निकाल लिया तो उसका इडियम भी निकाल सकते हो, है ना। तो ये इसकी ट्रिक थी। हमने इसको क्या कर दिया, बी बीइंग हॉस्टाइल को हमने टिक कर दिया और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑप्शन बीइंग जो कि क्या है, बीइंग हॉस्टाइल, यहाँ पे हम नोट कर देंगे। ठीक है, समझ आ गया सबको, वेरी गुड। नाउ आई विल टेक यू ऑन द क्वेश्चन नंबर 16। Select the most appropriate meaning of the given idiom once in a blue moon। मतलब कोई चीज जो एक बार होती है सालों में। ठीक है, बहुत कम। ठीक है, कभी कभी होना, कोई चीज जो बहुत रेयरली होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एथलीट्स जो होते हैं वो स्वीट्स कब खाते हैं, वंस इन अ ब्लू मून, बहुत रेयरली। यस, क्योंकि एथलीट्स का डाइट जो होता है वो कैसा होता है, बहुत अलग होता है, बहुत डिफरेंट होता है। ओके, उसमें कार्ब्स फैट्स इंक्लूडेड नहीं होते। फैट्स इंक्लूडेड अगर होते हैं तो वो गुड फैट्स होते हैं जो उनको नेचुरली मिलते हैं, ना कि मीठे से मिलते हैं, राइट। तो उनके लिए स्वीट्स क्या होते हैं, वंस इन अ ब्लू मून, बहुत रेयरली। चलो ठीक है, अब हम इस ऑप्शंस में देखते हैं कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो एग्जैक्टली मीन कर रहा है बहुत कम या कभी कभी। ए फ्रीक्वेंटली मतलब हो जाता है कुछ दिनों से, बी नेवर मतलब कभी नहीं, यूजुअली मतलब मोस्टली, डी रेयरली मतलब बहुत कम। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा ना, राइट। हम इसको टिक कर देंगे और यहाँ पे नोट कर देंगे RARELY, रेयरली। यस, समझ आ गया सबको, यस, वेरी गुड। नाउ आई विल टेक यू ऑन द क्वेश्चन नंबर 17। Select the most appropriate meaning of the given idiom at one's wit's end। इसका मतलब क्या होता है, at one's wit's end मतलब आपको पता नहीं होता है, ठीक है, क्या करना है ये आपको पता नहीं होता है, ये आप नहीं जानते हो कि जो भी आपको करना है, यू डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट व्हाट टू डू। ठीक है, अब ऑप्शन देखते हैं। ए है टू डिसअग्री विथ समथिंग मतलब किसी चीज से एग्री नहीं करना, बी नॉट नोइंग व्हाट टू डू मतलब पता नहीं होना कि क्या करना है, सी विदाउट एम और पर्पस मतलब बिना एम और पर्पस के करना, डी टू टेक नोट ऑफ समथिंग मतलब किसी चीज का नोट लेना। ठीक है, अगर आपको किसी चीज का आइडिया नहीं, आपको पता नहीं है क्या करना है, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी है ना। हमने इसको टिक कर दिया और यहाँ पे लिख दिया नॉट नोइंग
what to do. Yes, understood everyone? Very good. अभी हम क्वेश्चन नंबर 18 निकालते हैं, जो कि है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम हेल एंड हार्टी. मतलब कि क्या कोई ऐसी चीज करना, कोई ऐसी चीज होना जो क्या होती है हमारे लिए हेल्दी होती है. क्या होती है? हेल्दी. ठीक है, अब हम चारों ऑप्शन देखते हैं. कौन सा ऑप्शन मीन करता है इसमें? ए हैप्पी मतलब खुश होना, बी सुपीरियर मतलब किसी चीज के सुपीरियर होना, सी हेल्दी मतलब कोई चीज हमारे लिए हेल्दी होना, एंड डी फ्रेंडली मतलब कोई चीज हमारे से फ्रेंडली होना. ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी है, राइट. तो हम उसको टिक कर लेंगे और यहाँ पे नोट कर देंगे HEALTHY, जो कि क्या होता है? हेल्दी. यस, समझ आ गया? वेरी गुड. समझ रहे हैं आप? अंडरस्टैंड करें. हमें मीनिंग निकालना है, मीनिंग पता होना चाहिए बस, फिर हम ऑप्शन में से उसको अपने आप गैस कर पाएंगे. इट इज मोस्टली लाइक सिनोनिम पता होना चाहिए बस. ठीक है, ओके. चलो अब क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं, जो कि है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज द गिवन इडियम. मतलब वही हमें ऐसा ऑप्शन देखना है जो क्या है? सेम है इडियम के मीनिंग से या इडियम से. ठीक है, टू सी आई टू आई, इसका मतलब क्या होता है? कैसे देखना? किसी को नजरों से नजरों तक देखना. मतलब कि क्या होना? यस, टू किसी की बात से क्या करना? आई टू आई, टू अग्री करना किसी के साथ. ठीक है, समझ आ गया? अब हम चारों ऑप्शन देखते हैं. टू सी टू आई मतलब टू एग्री. लेट्स सी द ऑप्शन ए है टू एग्री विथ अनदर, किसी के साथ एग्री करना, वही हमने कहा. बी टू लव अनदर मतलब उनको पसंद करना. सी टू थ्रेटन अनदर मतलब उनके साथ झगड़ा करना, उनको थ्रेट करना, डराना. डी टू फाइट विथ अनदर मतलब उससे झगड़ा करना. कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, राइट. टू एग्री विथ अनदर. हमने इसको टिक कर दिया और यहाँ पे हम नोट कर देंगे टू सी आई टू आई का, टू एग्री विथ अनदर. समझ आ गया? यस, वेरी गुड. ठीक है, सबको प्रॉपर्ली समझ आ रहा है? यस. चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं, जो कि है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज द गिवन इडियम. अगेन सेम हेडिंग. ऑप्शन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं. टू हैव द गिफ्ट ऑफ द गैप मतलब कि किसी को के पास गिफ्ट होता है अपनी बात बहुत अच्छे से बोलना, अपनी बात को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना. किसी के अंदर क्वालिटी होती है ऑफ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स. ठीक है, वो क्या होता है? गिफ्ट होता है गैप का. गैप मतलब टू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, राइट. अब हम ऑप्शन देखते हैं जिसमें चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो सेम मीन करता है. ठीक है, ए है टू बी एलोक्वेंट. एलोक्वेंट मतलब भी क्या होता है? टू हैव गुड कम्युनिकेशन पावर, कम्युनिकेशन स्किल. बी टू बी इंटेलिजेंट मतलब कि होशियार होना. सी टू बी बूस्टफुल मतलब हमेशा सुपर एक्टिव होना, एंथुजियास्टिक होना. एंड डी गिफ्टेड मतलब कि भगवान ने उसको अंदर से कोई अच्छा एक टैलेंट दिया है. ठीक है, तो ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन है? ए है ना. हमने उसको टिक कर दिया और यहाँ पे लिख दिया टू, sorry I will write it again, to be eloquent, to be eloquent. ठीक है, समझ आ गया? वेरी गुड. अब हम कौन से क्वेश्चन पे जाएंगे? क्वेश्चन नंबर 21 पे. Select the option that means the same as the given idiom to eat humble pie. मतलब कि क्या करना?
हम्बल अपनी गलती मान लेना, आपसे कुछ गलत हो गया है, कुछ गलती हो गई है, अगर आप उसको आगे से एक्सेप्ट कर लेते हो हम्बल से ही, विथ योर हम्बलनेस आप मान जाते हो, तो क्या कर दिया आपने, हम्बल पाए खा लिया। ठीक है, अब चारों ऑप्शन देखते हैं। ए जो प्रॉपर मीन करता है हमारे इडियम से। ठीक है, चारों ऑप्शन है ए बी सी डी। लेट्स सी A1, दैट मीन्स टू डिनाई डेस्परेटली, किसी चीज को मना कर देना। बी टू डिफेंड वन सेल्फ, किसी को डिफेंड करना। सी टू एक्सेप्ट एरर, अपना गलती जो है उसको एक्सेप्ट कर लेना। एंड डी टू बी एग्रेसिव, मतलब गुस्सा होना। तो कौन सा ऑप्शन होगा चारों में से, सी होगा, राइट। अपनी गलती मान लेना, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी को हमने टिक कर दिया और यहाँ पे हम नोट कर देंगे टू एक्सेप्ट एरर। यस एवरीवन, अंडरस्टूड, वेरी गुड। अब हम क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। Select the option that means the same as the given idiom a red letter day, मतलब कि एक ऐसा दिन जो किसी की ज़िंदगी में यादगार दिन होता है, वो उसके लिए मेमोरेबल डेज होता है। यस, बर्थडे होता है, फॉर एग्जांपल एनिवर्सरीज होती है, या फिर ऐसा डे जब आपको जॉब लगती है फर्स्ट टाइम, या फिर ऐसा दिन जब आपका कॉलेज में सिलेक्शन होता है, कॉलेज से आपका रिजल्ट आता है, 10th में आपके अच्छे मार्क्स आते हैं, 12th में आपके अच्छे मार्क्स आते हैं, ये सब आपके लिए मेमोरेबल डेज होते हैं, राइट। मेमोरीज होती है माइंड में इन दिनों की। यस, ओके, जब हमारे पेरेंट्स हम पे प्राउड होते हैं, ऐसे सब डे हमारे माइंड में हमारे लिए रेड लेटर डे होते हैं, मेमोरेबल डे होते हैं। हम कितने भी बड़े हो जाएं, ठीक है, वो दिन हमारी लाइफ में हमेशा इंपॉर्टेंट रहते हैं। हमारे बर्थडे सेलिब्रेशंस बच्चों के, ठीक है, जब हम छोटे होते थे। यस, सो हमारा बचपन, हमारे बचपन के कुछ दिन, कुछ मेमोरीज, राइट, वो क्या होती हैं, हमारे लिए रेड लेटर डे होती हैं। अब चारों ऑप्शन में देखते हैं कौन सा वर्ड है जो प्रॉपरली मीन करता है, राइट। फर्स्ट ऑप्शन है सैड डे, ये तो एकदम उल्टा हो गया। बी बोरिंग डे, ये भी उल्टा हो गया। अब मेमोरेबल डे, यस, एग्जैक्ट मीन कर रहा है। डी अ पेनफुल डे, एक दुख भरा दिन। चारों में से एक ही ऑप्शन है जो पॉजिटिव है, कौन सा है, सी है, राइट। उसको हम टिक कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे MEMORABLE, अ मेमोरेबल डे। यस, समझ आ गया, वेरी गुड। अब हम क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं, जो कि है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज द गिवन इडियम एट द ड्रॉप ऑफ द हैट, मतलब कि एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, हैट से कुछ ड्रॉप हुआ उस पर, मतलब तुरंत, अचानक कोई काम कर लेना, इंस्टेंटली, ठीक है, वेरी फास्टली कोई काम कर लेना। ए ऑप्शन, चलो ऑप्शंस देखते हैं। ए है इंस्टेंटली, तुरंत। बी लेटली, सी स्लोली एंड डी सेल्डम। ठीक है, तीनों वर्ड्स का मतलब स्लोली होता है, आराम से होता है। यही ऑप्शन बच गया जिसका मतलब होता है क्विकली, इंस्टेंटली। हम क्या करेंगे, इसको टिक कर देंगे और यहाँ पे नोट कर देंगे INSTANTLY, इंस्टेंटली। ठीक है, समझ आ गया एट द ड्रॉप ऑफ अ हेड का मतलब। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 24, select the option that means the same as the given idiom spill the beans। spill the beans मतलब सीक्रेट आउट कर देना, कोई बात जो सीक्रेट होती है उसको स्पिल कर देना, बिखरा देना। स्पिल का मतलब क्या होता है, गिरा देना, बिखरा देना, राइट। चलो चारों ऑप्शंस देखते हैं। टू कीप द सीक्रेट, कोई बात सीक्रेट रखना। बी टू बी प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव होना। सी टू लीक द सीक्रेट, किसी सीक्रेट को लीक कर देना। या डी टू बी क्लमजी, गंदा हो जाना, क्लमजी रहना। चारों में से कौन सा है जो मीन कर रहा है टू लीक द सीक्रेट, ऑप्शन नंबर सी है, राइट। तो हम क्या करेंगे, उसको टिक कर देंगे और नोट कर देंगे ऑप्शन नंबर सी, टू लीक द सीक्रेट। किसका है इडियम, स्पिल द बीन्स का, ठीक है, टू लीक द सीक्रेट। यस, अंडरस्टूड एवरीवन, वेरी गुड। अभी क्वेश्चन नंबर 25 निकालते हैं, जो कि है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज द गिवन इडियम
टू कीप समवन एट आर्म्स लेंथ, ठीक है, मतलब किसी, हम कहते हैं ना मेंटेन डिस्टेंस, राइट, वी से समवन टू मेंटेन अ डिस्टेंस, राइट, किसी को आर्म की लेंथ पे रखना, उनसे हम डिस्टेंस बना के रखते हैं, उन मतलब कि इसका मतलब क्या होता है, हम उनको अवॉइड करना चाहते हैं, हम उनको इग्नोर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो चारों ऑप्शन देखते हैं जिसमें ये मतलब प्रॉपरली क्या होता है, सूट होता है। ए है टू अवॉइड समवन, यस, किसी को अवॉइड करना, पहला ऑप्शन एकदम एग्जैक्ट है। और देखते हैं ऑप्शंस, चलिए। बी टू बी नियर समवन, किसी के पास होना या किसी के पास जाना। सी टू डिस्टर्ब समवन, किसी को डिस्टर्ब करना। एंड डी टू लव समवन, मतलब कि किसी को पसंद करना। तो चार ऑप्शन में से व्हाट डू यू थिंक इज द एग्जैक्ट सुटेबल मीनिंग ऑफ द इडियम दैट इज टू कीप समवन एट आर्म्स लेंथ? क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, राइट। हम क्या करेंगे, इसको टिक कर देंगे और यहाँ पे नोट कर देंगे टू AVOID, अवॉइड, SOMEONE, टू अवॉइड समवन। यस, समझ आ गया, वेरी गुड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे, जो कि है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज द गिवन इडियम टू बी एट होम, मतलब कि घर जैसे लगना कोई चीज़, वो हमारे लिए ईज होती है। हमें ऐसी फीलिंग कहाँ पे आती है, जहाँ पे हम कंफर्टेबल होते हैं, यस, जहाँ पे हमें कुछ एक्ट नहीं करना पड़ता। घर पे हम कैसा फील करते हैं, एकदम ईज, एकदम आराम, है ना। चलो चारों ऑप्शन देखते हैं। ए टू बी एट ईज, यस, एग्जैक्ट मीन है टू बी एट होम का, घर वाली फीलिंग, ईज में फीलिंग, यस। बी टू बी कैजुअल, मतलब कैजुअली होना, ठीक है, प्रोफेशनली होना। सी टू बी फॉर्मल, अगेन सेम थिंग। टू बी प्रिप्लेक्स, सेम थिंग, ओके, इट्स मीनिंग द सेम। तो A, B, C, D, what do you think is the correct option that will be suitable for the idiom that is to be at home? कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है। क्या करेंगे, इसको टिक कर देंगे और यहाँ पे नोट कर देंगे टू बी एट होम। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? वेरी गुड। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। Select the option that means the same as the given idiom to measure swords. To measure swords मतलब क्या होता है, किसी के साथ क्या करना, आर्ग्यूमेंट करना, ठीक है, कोई आर्ग्यूमेंट है उसमें पार्टिसिपेट करना, किसी से हमारा कोई झगड़ा या फिर कोई आर्ग्यूमेंट हो जाता है, कोई कन्फेशन हो जाता है, ठीक है, विच इज नॉट इन अ फॉर्मल मैनर, ठीक है, वी टेंड टू आर्ग्यू, राइट। ऑप्शन देखते हैं। ए टू पुश एन ओपोनेंट, मतलब कोई ओपोनेंट जो हमारा है, जो हमारे अगेंस्ट है, उसको पुश करना। बी टू आर्ग्यू विद समवन, सेम, किसी के साथ आर्ग्यू करना। सी टू कन्फेस वंस मिस्टेक, किसी की मिस्टेक कन्फेस करना। एंड डी टू इंगेज इन कॉम्पिटिशन, कोई कॉम्पिटिशन में इंगेज करना। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। हमने इसको टिक कर दिया और यहाँ पे लिख दिया टू आर्ग्यू with someone. ओके, अंडरस्टूड। चलो तो फिर हम क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज द गिवन इडियम आउट ऑफ ऑर्डर। आउट ऑफ ऑर्डर मतलब क्या होता है, क्या होता है, दैट समवन और समथिंग विच इज नॉट इन अ बेटर कंडीशन, समथिंग विच इज नॉट इन अ गुड कंडीशन, समथिंग विच इज नॉट इन अ वर्किंग कंडीशन, ठीक है। आप चारों ऑप्शन देखते हैं। ए है आउट ऑफ प्लेस, बी है इन गुड कंडीशन, सी है नॉट इन वर्किंग कंडीशन एंड डी है आउट ऑफ नोवेयर। आउट ऑफ प्लेस मतलब कि आउट ऑफ प्लेस समथिंग विच इज नॉट इन टू इट्स प्लेस, बी अच्छी कंडीशन में नहीं है, सी वर्किंग कंडीशन में नहीं है एंड डी आउट ऑफ नोवेयर मतलब कहीं से भी नहीं। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा, राइट, वर्किंग कंडीशन में नहीं होना। तो हम उसको टिक कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे नॉट इन working condition,
ठीक है, समझ आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं, जो कि है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज द गिवन इडियम स्टेट ऑफ द आर्ट। स्टेट ऑफ द आर्ट मतलब जो वो आर्ट है उसमें सबसे एडवांस, सबसे बेस्ट, अप टू डेट होना। ठीक है, चलो चारों ऑप्शन में देखते हैं। ए है वेरी लार्ज, बहुत बड़ा। बी साइंटिफिक, समथिंग रिलेटेड टू साइंस। सी क्रिएटिवली मेड, कोई चीज़ जिसको क्रिएटिवली बनाते हैं। एंड डी मोस्ट एडवांस, मतलब बहुत एडवांस। यस, तो चारों ऑप्शन में से क्या है जो स्टेट ऑफ द आर्ट का मतलब प्रॉपर इडियम है? ऑप्शन नंबर डी है, राइट। तो हम उसको टिक कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे मोस्ट, ADVANCED। ठीक है, मोस्ट एडवांस्ड। यस, समझ आ गया? ओके, वेरी गुड। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे, जो कि है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स सेम एज द गिवन इडियम टू कीप वंस फिंगर्स क्रॉस। अपनी फिंगर्स क्रॉस कर रखना। हम कहते हैं ना, आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस दैट आई विन द मैच और माई टीम शुड विन द मैच। हम बेस्ट की होप कर रहे हैं, ठीक है, किसी चीज़ के लिए, किसी अच्छी चीज़ के लिए होप करना कि कुछ गलत ना हो। ठीक है, अब ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन है जो ये चीज़ एग्जैक्टली मीन कर रहा है। ए है टू विश फॉर द बेस्ट, यस, विश करना बेस्ट के लिए, ये तो एग्जैक्ट मीन कर रहा है। और देखते हैं टू बी वेरी हैप्पी, बहुत खुश होना। टू ट्राई वेरी हार्ड, बहुत ट्राई करना, मुश्किल, बहुत मुश्किल, मतलब टू ट्राई वेरी हार्ड, बहुत मेहनत करना। डी टू बी फ्राइटेंड, डरे हुए होना। चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो मीन कर रहा है टू होप फॉर समथिंग टू हैपन इन अ बेस्ट वे? राइट, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको टिक कर दिया और यहाँ पे हमने नोट करा इसका टू विश फॉर द बेस्ट। यस, अंडरस्टूड एवरीवन? सबको समझ आए? 30 तक वी हैड डन इडियम टिल 30। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड, राइट? ओके, वेरी गुड स्टूडेंट्स। कोई फर्दर डाउट है वो हम नेक्स्ट क्लास फिर से करेंगे, जो हम क्वेश्चन होगा 31 से। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड वेल। थैंक यू सो मच। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।